नमस्ते स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने प्रश्नावली 7 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम फिर से उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। जिसमें हमें प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो पढ़ा है उसको ब्रीफ में रिकॉल कर लेते हैं और नेक्स्ट इसके बाद प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है क्या? हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो समकोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज। अभी समकोण त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है जो इस प्रकार से, जो एक होता है आधार, एक होता है लंब और एक होता है कर्ण। जो 90 डिग्री के सामने है इसे हम कहते हैं कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। और अगर हम इस कोण को ले सी को, तो जो कोण सी इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। क्या होगा? लंब। और इस कोण की जो साथ वाली भुजा है वो हो जाएगी आधार, या जो शेष भुजा है उसे हम कह देते हैं आधार। पहचान कैसे कर पाएंगे लंब, आधार और कर्ण की? 90 के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, थीटा के जो कोई भी कोण हो या थीटा हो उसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब, और इसके जो साथ वाली भुजा या जो शेष बची हुई भुजा को हम कहते हैं आधार। हमने 9th क्लास में ये भी समझा है लाल बटा कक्का से, ठीक ना? किसे? लाल बटा कक्का से, कि ये जो अनुपात है लंब बटा जो कर्ण है, ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है वो होता है बेटे साइन का, ठीक है। सेकेंड आधार अपन जो कर्ण है ये होता है कोस थीटा, ठीक है। और फाइनली ये जो लंब बटे आधार है ये होता है टेन थीटा, ठीक है। और अगर जस्ट इसका इन्वर्स की बात करें तो आधार अपॉन लंब ये होता है कोट थीटा, कर्ण अपॉन आधार होता है सेक थीटा, और कर्ण अपॉन जो लंब है वो होता है कोसेक थीटा। ये हमने 9th क्लास से सीखा है, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर मोस्टली जो ऊपर वाले 3 है साइन कोस टेन, इन्हीं को बार बार दूर रहेंगे और उन्हीं की मदद से सारे के सारे क्वेश्चन हल करने वाले। और इसमें हमें दे रखा है क्या? देखिए फिर से कि जो साइन होता है वो होता है लंब। अगर इसे अलग से लिखना चाहिए तो लिखा जा सकता है कि साइन इक्वल होगा लंब बटे कर्ण, एल फॉर लंब के फॉर कर्ण, ठीक है। और जो कोस थीटा होगा वो होगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। और जो टेन थीटा है इसके इक्वल होता है लंब बटे आधार, इसके इक्वल होता है क्या? लंब बटे आधार। ये हमने 9th क्लास में समझा है। आपको विशेष ध्यान इस बात का रखना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा बराबर लिखना चाहूँ तो लंब क्या होगा? लंब होगा यहाँ पर ए बी, ठीक है। और कर्ण क्या होगा? कर्ण होगा यहाँ पर ए सी, ठीक है। कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पर है बी सी और कर्ण क्या है? ए सी। इसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब यहाँ पर है ए बी और आधार यहाँ पर है बी सी, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे हमने 3 मान बनाए, इन तीनों की मदद से क्वेश्चन हमारे जो प्रश्नावली 8 वो कंप्लीट हो जाएगी, तो नीचे वाले को हमने छोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो बेसिक है, ये सबसे जो जरूरी है वो ये है कि लंब और कर्ण क्या होगा। जैसे अभी हमने थीटा लिया है, थीटा कोण माना है सी पर, ठीक है, थीटा कोण माना है सी पर। लेकिन अगर इसे हम यूँ समझें, पी क्यू आर, ये कोई हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसमें बेटे जो 90 इसके सामने वाली भुजा आपको पता है कर्ण है, और मैं बात करूं इस कोण की, यानी कि कुल मिलाकर साइन कोण आर, साइन आर, जो साइन कोण आर है इसके बराबर क्या होगा? तो आप लोग होगी कि सर साइन जो थीटा है वो बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा क्या होता है? लंब और कर्ण का अनुपात होता है। लेकिन लंब का जो मान है वो क्या होगा? लंब की परिभाषा कैसे जानते हैं हम? किससे बोलते हैं लंब? जो कोई भी जो कोण है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोण है आर, तो इसके जो सामने वाली भुजा है वो लंब कहलाते हैं, यानी कि पी क्यू।
अपॉन लंब बटे कर्ण, कर्ण यानी कि 90 के सामने, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पी आर। और मैं यहीं पर अगर यूँ लिखूँ साइन पी, साइन कोण पी, तो ये चेंज हो जाएगा। क्यों? जब ये कोण आपने पी लिया है, जब कोण पी लिया तो इसके सामने वाली भुजा ये बन चुका है लंब, यानी कि इस समय में आएगा क्यू आर, लंब बटे आधार सॉरी कर्ण। साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो कर्ण वही रहेगा पी आर। तो आपने देखा कि ए की जो त्रिभुज है, ए की जो समकोण त्रिभुज है, इसी में जो साइन की वैल्यू है वो पी क्यू अपॉन पी आर, और इसी में साइन इक्वल टू है क्यू आर अपॉन पी आर। ऐसा क्यों? इस कोण की वजह से, ठीक ना। जैसे आप लोग कोण चेंज करोगे तो आधार और लंब बदल जाता है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है। कि पहले हम कोण को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग लंब और जो आधार उसका निर्धारण करेंगे, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया हो तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें ये तो जैसे 9th क्लास का था, अब जो 10th क्लास में 8वीं प्रश्नावली में हमें कुछ शब्द समझने हैं, उन शब्दों का मतलब समझना है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ शब्द होंगे और उन शब्दों से हमें मतलब निकालना होगा, उनका मीनिंग समझना होगा। हम जानते हैं, या अब आप लोग ध्यान रखना इस बात का कि जैसे ये वाली लाइनें हैं इस प्रकार से, ऐसी जितनी भी लाइनें होती हैं इनको हम कहते हैं क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। और यूँ जो लाइनें हैं इनको हम कहते हैं बेटे ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इनको क्षैतिज रेखा और इन्हें ऊर्ध्वाधर रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक है। और अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमें एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम में कुछ विशेष प्रकार के शब्द आएंगे, जैसे कि क्षैतिज रेखा। तो जब भी क्षैतिज का एक तरह से व्यक्त हो या क्षैतिज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो उससे मतलब समझना होगा कि इस प्रकार की लाइन, यानी कि ऐसे जो पड़ी है लाइनें वो, ठीक है ना, ऐसे आड़ी, और ऊर्ध्वाधर लाइनों से मतलब होगा कड़ी लाइनें। इसी के साथ में कहीं कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा, कुछ शब्द हैं। नंबर 1 दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? जब कोई प्रेक्षक यानी जो देखने वाला है, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को जब देखता है ना, साधारण शब्दों में अगर बोलना चाहिए तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वस्तु और हमारी जो आंख है इनके बीचों बीच इनको मिलाने वाली अगर हम रेखा समझें तो ये जो रेखा है इसे हम कहेंगे दृष्टि रेखा, यानी कि वस्तु और आंख के बीच में जो काल्पनिक रेखा है या इनको मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है ना, साइट लाइन। और नंबर 2 ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड यूनियन कोण, यूनियन कोण, यूनियन कोण जब कोई प्रेक्षक यानी जब कोई वस्तु को देखता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज, जैसे मान लीजिए हमने ऊपर की ओर देखा, उस बल्ब को देखा, तो ये तो क्षैतिज हमारे आंख से ये हमने मान लिया क्षैतिज, और हमने ऊपर की ओर देखा तो ये दृष्टि रेखा। तो ये जो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में ये जो कोण बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कोण बन रहा है तो ये दृष्टि रेखा की सॉरी ये जो क्षैतिज है, ये क्षैतिज और ये दृष्टि रेखा, तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है ना, इस हम कोण को कहेंगे यूनियन कोण। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तो ये दृष्टि रेखा और नीचे की ओर देखा, तो इनके बीच में जो कोण बना ना ये वाला, ये इस कोण को हम कहते हैं क्या? ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, तो इनके बीच में जो कोण बना ना इस कोण को हम कहते हैं क्या? अवनमन कोण। ऊपर वाले कोण को कहते हैं यूनियन कोण, और जो नीचे की ओर देखने पर बनता है उस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण, ठीक है। तुमने ये समझा क्षैतिज रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है और दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा और इनको एक बार फिर से थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की आंख है, कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रेक्षक है, मतलब कोई जब किसी वस्तु को देखता है वो प्रेक्षक कहलाता है, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, तो इनके बीच में जब रेखा बनेगी ना, इस लाइन को हम कहेंगे दृष्टि रेखा, इस लाइन को हम कहेंगे दृष्टि रेखा,
ठीक है। और इससे जो क्षैतिज यूं जाएगा, इस लाइन को हम कहेंगे, ये जो यूं चला है इसको हम कहते हैं क्षैतिज, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा। और ये जो कोण बनता है क्षैतिज से ऊपर की ओर, ध्यान रखना, क्षैतिज से ऊपर की ओर दृष्टि रेखा के बीच, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच, लेकिन क्षैतिज से ऊपर की ओर जो कोण बनता है इस कोण को हम कहते हैं ओनियन, ठीक है ना, ओनियन या फिर 49 या फिर 29, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे एलिवेशन एंगल, ठीक है ना, एलिवेशन एंगल या ओनियन कोण, 49 कोण या 29 कोण, ठीक है ना। वे तीनों एक ही बात है। क्षैतिज से और दृष्टि रेखा के बीच में जो ऊपर की ओर कोण बनता है उसको हम कहते हैं ओनियन कोण, 49 कोण या 29। ये क्वेश्चन में वर्ड आएंगे तब आपको समझना है कि ऊपर की ओर कोण बन रहा है। जब भी ओनियन कोण आए 49 या 29, तब हमें समझना है कि जो कोण बन रहा है वो ऊपर की ओर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अवनमन। तो अवनमन के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिर से कोई प्रेक्षक की आंख है, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये तो क्षैतिज और किसी वस्तु को नीचे रखा हुआ है, वो इस क्षैतिज से क्या है नीचे की ओर यूं, तो ये बन गई दृष्टि रेखा। जब इस वस्तु को देखा इसने और ये आंख, तो ये क्योंकि यहाँ से नीचे की ओर देख रहा, तो नीचे की ओर जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं अवनमन कोण, यानी कि ये जो कोण होगा वो होगा अवनमन कोण, ठीक है ना, या फिर अवनति कोण, अवनति कोण, ठीक है, ओके। और ये आपका क्षैतिज और इसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक। तो आपने समझा दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, वस्तु और जो प्रेक्षक है इनके बीच वाली जो काल्पनिक रेखा है, जो लाइन है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को देख रहे हैं तो यहाँ पर जो किरण निकल रही है, ठीक है, उस किरण को हम कहेंगे दृष्टि रेखा। और अगर हम जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी आंख और वस्तु के बीच में जो दृष्टि रेखा बन रही है उसके साथ और जो क्षैतिज है इनके बीच में जो कोण बन रहा है इसको हम कहते हैं ओनियन कोण। और क्षैतिज तथा नीचे की ओर जब दृष्टि रेखा बन रही हो, नीचे वस्तु रखी हुई हो, तब जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम अवनमन कोण। जैसे ही इन शब्दों को आप लोग अच्छे से पकड़ पाओगे, इनको समझ पाओगे, तो ये जो प्रश्नावली है वो आसानी से कंप्लीट हो पाएगी। तो अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं, ठीक है ना, ये बेसिक जानने के बाद। और इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमें दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का ओनियन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, प्रश्न में दी हुई स्थिति, प्रश्न में दी हुई स्थिति को चित्र में निरूपित किया, जो डायग्राम दे रखा है उसको हमने चित्र में दर्शाया। अब चित्र में कैसे बनेगा, सबसे पहले दे रखा है ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाइयाँ। अब ऊर्ध्वाधर के लिए बेसिक में बताया हमने इस प्रकार की लाइन, ये क्या है, कोई खंभा है, इसे लिख देते हैं हम खंभा, और मान लेते हैं ये जो खंभा है वो क्या है, ए बी, ठीक है, ओके। अब ये जो खंभा है यहाँ पर हम अगर सूर्य समझें तो इसकी परछाई इस साइड में बनेगी, तो मान लेते हैं इसकी ये जो परछाई है वो है ये, ठीक है। अब ओनियन कोण, तो यहाँ से ऊपर की ओर, थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी पॉइंट से ऊपर की ओर देखते हैं तब बनता है ओनियन कोण। तो ये जो ओनियन कोण है ना वो हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं जो सूर्य का ओनियन कोण है ना वो क्या है, थीटा, और जो खंभे की ऊंचाई है वो h, तो इसकी जो परछाई है वो भी क्या हो जाएगी, h पर छाई, ठीक है। जैसे ही आप लोग खंभे की ऊंचाई h मानोगे तो परछाई भी क्या हो जाएगी h, और थीटा क्या है, जो ओनियन कोण है वो क्या मान लिया हमने, थीटा। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग, माना कि सूर्य का ओनियन कोण थीटा तथा खंभे की
ऊंचाई h मीटर है। ये हमने h मान लिया, तो परछाई भी क्या हो गई h। अब हम लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर खड़ा मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और फिर थीटा के सामने भुजा लंब और ये आधार, लंब और आधार में जो संबंध है लाल बटा काका से देखे तो बनेगा tan। तो हमने लिखा यहाँ पर बेटे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो AB बटे BC, फिर tan थीटा इक्वल टू AB की वैल्यू h और BC की वैल्यू h डायग्राम से। तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan, अब आप लोग ये बताइए tan थीटा जो है, tan की वैल्यू 1 कितने कौन से कोण के लिए होता है, तो आप लोग हो गए 45 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो थीटा है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट किया। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये जो फर्स्ट लाइन है इसे आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन में लिख सकते हो, जिससे कि फिर हमें ज़्यादा थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें हमें दे रखा है क्या, एक मीनार के पाद से मीनार इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। इसे समझेंगे हम क्या, मीनार PQ कोई मीनार है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन के साथ ही हम डायग्राम बनाते हैं। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। या PQ कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने h मान लिया है, ठीक है ना, जो हमें ज्ञात करना है। और हमें ये दे रखा है कि पाद से मतलब आधार से, ठीक है ना, मीनार के पाद से मतलब मीनार के आधार से कितनी दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर जो कोई पॉइंट है मान लेते हैं R। इससे जो उन्नयन कोण बन रहा है ना ऊपर की ओर, ठीक है ना, ये सेट इज जस्ट ऊपर, जो कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री। ओके, तो अब इसे आसानी से हल किया जा सकता है। ये कोण यानी कि ये लंब और ये आधार, यानी इस कोण के लिए अगर बात करें तो इसके कोई भी जो कोण उसके सामने लंब होता है और साथ आधार, तो लंब और आधार, और यहाँ पर बन रहा है 90। तो जो माना है पहले वो लिख दीजिए। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। हमने मान लिया कि माना जो ऊंचाई है ना ये मीनार वो कितना ऊंचा है, h मीटर। तो अब हम लिखेंगे समकोण जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में tan लेंगे। और tan क्यों लिया है ये आप लोग जानते हो, tan थीटा इक्वल टू, और या फिर सीधा ले लीजिए आप लोग थीटा ना लेकर 60 डिग्री। इस कोण के लिए 60 वाले के लिए क्या होगा, लंब यानी कि PQ अपॉन आधार QR, इसकी वैल्यू होता है √3, इसकी वैल्यू h, और नीचे जो QR है इसका मान दे रहेगा हमें 100। जैसे क्रॉस इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा h इक्वल टू 100√3 मीटर। लास्ट में लिखना है कि अतः मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। इस प्रकार से इजी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसे भी कंप्लीट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमें दे रखा है 15 मीटर लंबी ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी के
सी डी दीवार के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाती है या कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं ये कोई दीवार है, दीवार जिसकी ऊंचाई h है और वो मान लेते हैं PQ दीवार है। ठीक है, ये हमने PQ दीवार समझा जिसकी ऊंचाई h माना। अब ये कहता है कि इसके ऊपर सीढ़ी लगाया गया, तो सीढ़ी सीधा नहीं लग सकता, कभी हमेशा तिरछा लगता है। तो हमने समझा कि ये क्या है, सीढ़ी लगाई गई और ये जो सीढ़ी का धरातल पर पॉइंट है उसे मान लिया हमने R और इसे यूँ मिला दिया। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। लेकिन इस साथ ही हमें ये दे रखा कि ये जो सीढ़ी है ये क्या है, सीढ़ी और इसकी जो लंबाई है वो है 15 मीटर, 15 मीटर। अब ये जो सीढ़ी है इस दीवार के साथ, तो ये सीढ़ी रे दीवार, तो यहाँ पर कौन बनेगा, वो कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री, यहाँ नहीं इस बार यहाँ दे रखा है। सीढ़ी और दीवार के बीच में कौन जो बनता है वो कितना है 60 डिग्री। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब मानेंगे, सबसे पहले जो माना वो लिखेंगे, क्या माना कि दीवार की ऊंचाई h मीटर है। हमने मान लिया कि उसकी ऊंचाई है ना दीवार की, वो क्या है h मीटर। और इसके बाद समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में अगर, अब समझिए हमें कौन सा रेशो लेना है, PQR में कौन सा रेशो लेना है। तो PQR में रेशो लेने के लिए देखिए, ये जो 90 है इसके सामने ये जो भुजा है वो कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा है ये लंब और ये आधार। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न तो हमें ये दे रखा है और न ही ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, आधार, और दे क्या रखा है कर्ण। आधार ज्ञात करना है और कर्ण दे रखा है, तो आधार और कर्ण में जो रिलेशन है वो हमें देगा कोस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस क्या है यहाँ पर PQ, आधार क्या है PQ, और जो कर्ण है वो है PR। इसकी वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू PQ है h और PR है 15। तो जैसे क्रॉस इंटू करोगे तो हमें मिल जाएगा 2h इक्वल टू 15, तो h इक्वल टू 15/2 मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से लास्ट में लिख दीजिएगा क्या, प्रत्येक क्वेश्चन में ये जो लास्ट में जो पूछा है उसे हिंदी में लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे कि अतः उस दीवार की जो ऊंचाई है वो क्या है 15/2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना होता है, वो लिखते हैं प्रश्न में दी हुई या दी गई स्थिति को चित्र में निरूपित किया। इसके बाद अब हम जो चित्र की स्थिति उसको प्रश्न में जो स्थिति है उसको चित्र में निरूपित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 इसमें दे रखा है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से। अब जो मीनार है वो इस बार दे रखा हमें 10 मीटर ऊंचा है, तो ये 10 मीटर ऊंचा है और ये मीनार है जिसका नाम हमने नामकरण कर लिया है AB के द्वारा। AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक, शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु की, ठीक ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से जब शिखर से देखा उसने, ठीक ना, ये कोई पॉइंट है C, तो इस आधार से हमें इस C की दूरी ज्ञात करना है और वो मान लिया हमने क्या है अक्ष। ठीक, ये अक्ष दूरी पर कोई पॉइंट है
अक्स मीटर। ओके, यहाँ पर कितनी डिग्री का कोण दे रखा है? 90, क्योंकि दीवार कड़ी मीनार कड़ा है इसलिए 90 बनाएगा। और अवनमन कोण दे रखा है। अवनमन कोण बेसिक में थोड़ी देर पहले बताया है, क्या? क्षैतिज और नीचे की ओर देखने पर। तो यहाँ से नीचे की ओर देखो, मतलब ये तो बन गई दृष्टि रेखा। अब क्षैतिज बनाने के लिए आप लोग यूं बनाओगे, क्षैतिज मतलब ऐसी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है? 30। अब देखिए बेटे, ये कोण और ये कोण जो बन रहा है, ये कोण और ये कोण बेटे एक तरह से ऐसे बन रहा है, यानी कि ऐसे दो लाइनें थी, ये दोनों दो लाइनें थी और इसने तिरक रेखा को ऐसे काटा। तो अब जो कोण बनेगा ना, ये और ये बेटे एक तरह से जेड की शेप में बन चुका है। ये देखो, जेड की शेप में, जेड की आकृति में बन चुका है। और जो जेड की आकृति में बनते हैं उसको हम कहते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण सदैव इक्वल होते हैं। तो क्योंकि ये 30 डिग्री है, तो ये भी कोण जो सी है ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। इसे मिटा देते हैं। अब जो माना है वो लिखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को हल कर लीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बिंदु मीनार से अक्स मीटर की दूरी पर है। ये जो पॉइंट है सी, वो इस मीनार से अक्स मीटर दूरी पर है। तो अब कोण के सामने लंब और साथ में आधार, सामने लंब और साथ में आधार देता है रिलेशन tan। तो जो समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें हम tan थीटा लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी कि AB बटे BC। tan जो 30 इसकी वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू AB की वैल्यू दे रखा है tan और BC की वैल्यू अक्स, क्रॉस इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा tan√3 मीटर। और लास्ट एंड फाइनल हम लिखेंगे क्या? अतः बिंदु की मीनार से जो दूरी है वो है 10√3। नीचे वाली जो लाइन है उसे लिखना नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई वो है 150 मीटर, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये नदी, ठीक है, नदी है और h ऊंचाई पर कोई पुल है, h ऊंचाई पर, और इस पर जैसे अभी डायग्राम तो इस प्रकार से बन जाएगा, लेकिन आप लोग रियल लाइफ में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो यूँ पानी बह रहा है, तो जो पुल आएगा वो इस प्रकार से होगा, इस तरह से जाएगा फिर वापस उतर जाएगा। अब वो पता नहीं कि ऊपर कितनी दूर चले, लेकिन जो वो पुल ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, वहाँ से जो कोण बन रहा है वो ऊपर से जितनी ऊपर चढ़ना उसे वो जाने के बाद वो हाइट बन गई, और ये बेस और ये आपका यानी जो पुल की है वो लंबाई, ठीक है। तो ये तो हमने मान लिया है लंबाई किस प्रकार से है। वो आगे कितना जा रहा है उसके कोई मतलब नहीं है, नीचे जो उसकी हो गई लास्ट एंड फाइनल जो हाइट, यानी ऊपर कितना गया वो इतना, इसके बाद में कितनी दूरी तय करता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर ये जो हाइट है, ये पुल की लंबाई, ये हमें दे रखा है 150 मीटर, पुल की लंबाई दे रखा है हमें 150 मीटर। और कोण दे रखा है, कोण दे रखा है एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ है। तो ये तो पुल और नदी का तट कहाँ होता है? नदी के, यानी जैसे यहाँ अभी थोड़ी देर पहले बताया पानी, और ऐसे पुल बना तो नदी और जो पुल है वो यहाँ पर मिल रही है एक तरह से। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है मतलब ये कोण, ये जो कोण है वो दे रखा है हमें 30 डिग्री। और इसे मान लीजिए आप लोग A, इसे समझिए B और इसे समझिए C, और क्वेश्चन को हल कर लीजिए। सबसे पहले हमने माना कि जो पुल की ऊंचाई है वो क्या है? h। वास्तव में हमें शायद ये ज्ञात नहीं करना है,
हमें ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई, यानी कि ये वैल्यू हमें ज्ञात करना है और वो मान लिया हमने अक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, माना कि नदी की चौड़ाई अक्स मीटर है, अक्स मीटर है। और अब थीटा के समानुपाती भुजलम ये तो हमें दे नहीं रखा है और नहीं ज्ञात करना, तो इसे छोड़िए आप लोग। 90 के सामने कर्ण दे रखा है, आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार और कर्ण में रिलेशन देता है कोस। तो जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC, इसमें हम लेंगे कोस, और कोस 30 इक्वल टू बेस BC आधार अपॉन हाइपोटेनस कर्ण AC। इसकी वैल्यू होता है √3/2। कोस 30 की वैल्यू होता है √3/2। BC की वैल्यू अक्स, AC की वैल्यू दे रखा है 150। जैसे क्रॉस इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 2x इक्वल टू 150/3। तो x इक्वल टू ये इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 75/3 मीटर। ये आपका आंसर लास्ट में लिख दीजिए। अतः जो नदी की चौड़ाई है ना वो क्या है, नदी की चौड़ाई क्या है 75/3, इस तरह से। ठीक है, अब जो क्वेश्चन 5th है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है क्या, दो खंभों की शीर्ष जिनकी ऊंचाइयाँ 20 मीटर और 14 मीटर है। दो खंभे मान लीजिए, फर्स्ट जो खंभा है उसे हमने समझा AB और इसकी जो ऊंचाई है वो है 14 मीटर। द्वितीय खंभा है उसकी ऊंचाई समझा हमने 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर, और इसे समझा हमने D, C और D। इनके जो शीर्ष हैं वो तार से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है तार, ये क्या था खंभा, ये भी क्या है खंभा। अब ये कहता है कि जो ये तार है क्षैतिज के साथ में, तो क्षैतिज बनाने के लिए इससे पहले यूं मिला दीजिए। ठीक है, तो क्षैतिज के साथ में जो कोण बना रहा है, तो यानी कि क्षैतिज यहाँ पर है तो इसी के समांतर में यहाँ पर भी मान सकते हैं, बेसिक्स है। और यहाँ पर बन जाएगा कोण 30। ठीक ना, यह क्षैतिज के साथ में 30 डिग्री का कोण बना है, तो क्षैतिज बनाने के लिए आपने इसे मिला दिया। और ये मान लीजिए CD को पॉइंट E पर काट रहा है। अब ये 14 था, तो ये भी कितना हो गया, ये हाइट भी कितनी होगी इसकी 14, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। और जो ऊपर है, क्योंकि टोटल कितना था 20, टोटल है 20, ये है 14, तो ये जो हाइट है वो रह जाएगी 6 मीटर। ठीक है, और हमें तार की लंबाई ज्ञात करना है, इस तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो ओके, या तो आप लोग अक्स मानकर हल कर लीजिए या सीधा सा सिंपल। ठीक है, कैसे यूँ, सबसे पहले क्योंकि हमने माना नहीं है सीधा हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में हमें ज्ञात करना है 90 डिग्री के सामने, यानी कि जो तार की लंबाई है वो कर्ण 90 डिग्री के सामने कर्ण ज्ञात करना है। और लंब दे रखा है, और लंब और कर्ण में रिलेशन देता है साइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 30 इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहाँ पर CE और कर्ण है AC। साइन 30 की वैल्यू तो है 1/2 CE, C की वैल्यू 6 अपॉन AC है AC। फिर AC को 1 से इंटू होने पर AC इक्वल टू 12 मीटर। ठीक ना, लास्ट में लिख देंगे हम फाइनली क्या, अतः जो तार की जो लंबाई है वो क्या है 12 मीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो 6th है वो भी कंप्लीट होता है। शेष नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।